अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइज़ुर रहमान। और मैं हूँ शहबाज अशरफ। फैसल बैंक की जब से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनटू अ फुली ऑपरेशनल इस्लामिक बैंक इन 2023 हमने देखा है कि उस वक्त से एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ मोमेंटम है इन इट्स डिपॉजिट ग्रोथ जो कि 53% है। अब यहाँ से हमने देखना है कि ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होगा। इसके साथ ही हम जनरल मार्केट आउटलुक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की, और इस हफ्ते हमने देखा द मार्केट जनरली परफॉर्म वेल क्योंकि जियो पोलिटिकल फ्रंट से कुछ अच्छी खबरें आ रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मंडे को मार्केट ने अच्छा स्टार्ट लिया और हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस भी ग्लोबली कमी देखी गई, विच इज़ वाई पूरे 5 ट्रेडिंग सेशंस में तकरीबन 2 ट्रेडिंग सेशंस नेगेटिव थे, बाकी 3 मार्केट में पॉजिटिव थे। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक इन बुल्स और बेयर्स। मार्केट में इस हफ्ते बुल्स का क्लियर कंट्रोल था। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक था व्हेन द बुल्स वर अहेड ऑफ द बेयर्स। और अगर हम वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट तकरीबन 5245 पॉइंट्स यानी 3% के इजाफे के साथ 181,430 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। अब चलते हैं हम इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ। टॉप गेनर्स पर नजर डाली जाए तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में इजाफा गद्दून टेक्सटाइल मिल्स में हुआ जो कि 23.9% थी, पावर सीमेंट में 16.2%, सिनर्जी में 11.2%, निशात पावर लिमिटेड में 9.7% और बैंक ऑफ पंजाब की शेयर प्राइस में 8.9% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में कमी महमूद टेक्सटाइल्स में थी जो कि 22.8% थी, इब्राहिम फाइबर लिमिटेड में 13.4%, नेस्ले में 4%, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी में 2.9% और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की शेयर प्राइस में 2.7% की कमी देखी गई। अब हम चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। इस हफ्ते की बिग स्टोरी का भी दारोमदार जियो पोलिटिकल फ्रंट पे था, और अगर हम इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी की बात करें तो दैट वाज क्लियरली जो मक्कातुल मुकर्रमा जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्किया एंड पाकिस्तान। ये एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, जस्ट लाइक जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था कुछ माह पहले। और यूएस ईरान के फ्रंट पे भी अगर हम बात की जाए तो वहां पे भी बातचीत चल रही है और वहां से कुछ अच्छी खबरें आ रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस में वीक ऑन वीक तकरीबन 9% से ज्यादा की कमी देखी गई। ईरान और ओमान के माबैन भी टॉक्स चल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जॉइंट मैकेनिज्म बनाने के हवाले से। और अगर हम लोकल फ्रंट पे नजर डालें तो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की जानिब अहम कदम उठाया गया है थ्रू द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ आईएसको, जिसके लिए कंसोर्शियम्स फाउंड किए गए हैं। और अगर हम इक्विटी मार्केट्स पर नजर डालें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओस का जो एक मोमेंटम चल रहा है वो और स्ट्रेंथन हुआ है। तस्दीक का आईपीओ था इस हफ्ते और हमने देखा कि वो विद इन 2 सेकेंड्स फुल्ली सब्सक्राइब हुआ एंड इट वाज एक्चुअली ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 22 टाइम्स। और अगर हम रिजल्ट सीजन पर नजर डालें तो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में वील सी मोर रिजल्ट्स इनकमिंग, जो कि हम अपने वेडनेसडे के शो में डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते कुछ डेटा भी आया और अगर हम सीपीआई के डेटा पे नजर डालें तो जो जनरल सीपीआई इस महीने की आई है वो तकरीबन मंथ ऑन मंथ 1.2% इजाफे के साथ 9.2% की आई है। इस हफ्ते सीमेंट डिस्पैचेस का भी डेटा आया और अगर हम सीमेंट्स के नंबर्स पर नजर डालें तो जो टोटल सेल्स इस महीने की आई वो तकरीबन 4.48 मिलियन टन्स की आई हैं, विच एक्चुअली ग्रू बाय 3.3% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस एंड 6% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं टू एक्सपोर्ट्स एंड लोकल डिस्पैचेस तो जो एक्सपोर्ट डिस्पैचेस आई हैं जुलाई 2026 की वो 0.71 मिलियन टन्स की आई हैं, विच आर डाउन बाय 10.7% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस एंड डाउन बाय 30% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम लोकल सेल्स की बात करें तो 3.77 मिलियन टन्स का सेल्स थी इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर द ईयर 2026 एंड 6.5% का इजाफा देखा गया था मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.3% का। शहबाज, आपने सीमेंट का डेटा देखा, हमने देखा कि कुछ बेटर नंबर आए ऑन द लोकल फ्रंट में, एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी दिखाई गई और जो जनरली रिजल्ट सीजन आ रहा है कुछ बेहतर मार्जिन नजर आ रहे हैं फॉर द सीमेंट कंपनीज। क्या व्यू है आपका सीमेंट के नंबर्स पे? अगर आप स्पेशली सीमेंट डिस्पैचेस की बात करें, जो आई थिंक जुलाई के जो नंबर्स आए काफ़ी डिसेंट है, हैव दे आर अबव एक्सपेक्टेशन। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें स्पेशली इन लोकल डिस्पैचेस तो तकरीबन 17% की है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो हमें लग रहा है कि हमें देखा लास्ट ईयर जब FY26 क्लोज हुआ तकरीबन वहाँ जो ग्रोथ थी डिस्पैचेस में तकरीबन 6 से 7% की थी। तो वी एक्सपेक्टिंग द सेम मोमेंटम टू कंटिन्यू दिस ईयर। अच्छा, इस मंथ और मंथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आपकी डिस्पैचेस हैं उसमें स्पेशली जो साउथ की डिस्पैचेस में तो हमने 30% की ग्रोथ देखी है। सो ये नज़र आ रहा है कि अगर साउथ की डिस्पैचेस में ज़्यादा मोमेंटम लोकल नंबर्स का है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी उनके जो मार्जिन होंगे
होंगे इन द अपकमिंग रिजल्ट सीजन, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो बेहतर हो सकते हैं। सो ओवरऑल लग रहा है कि आपकी जो सीमेंट के नंबर्स है मोमेंटम अच्छा है, पर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ सिक्लिकलिटी एलिमेंट आ सकता है। इस तरह ये बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखें मानसून सीजन रह सकता है और आगे जाके कुछ महीने आपके सर्दियों के भी आएंगे। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी एवरी जो मंथ है ग्रोथ सिमिलर आएगी, बट ओवरऑल जो मोमेंटम है और जो आउटलुक है सीमेंट में वो पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल। इस हफ्ते जुलाई के महीने का ट्रेड डेटा भी है और अगर हम एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पर नजर डालें तो ये $2.94 बिलियन के थे, अप बाय 31.1% ऑन अ मंथ ऑन बेसिस एंड 9.5% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम इंपोर्ट के नंबर्स पर नजर डालें तो $6.89 बिलियन की इंपोर्ट्स थी जुलाई के महीने की, डाउन बाय 0.2% ऑन अ मंथ बेसिस, फ्लैटिश ट्रेजेक्टरी देखिए, बट अप बाय 18% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम ट्रेड बैलेंस पर नजर डालें तो $3.95 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखा गया, डाउन बाय 15.2% एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 25% से ज्यादा का इसमें इजाफा देखा गया। अब हम चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ और हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा मुस्तंसर ने। ही इज अ डायरेक्टर रिसर्च एट टॉरस सिक्योरिटीज। मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुस्तफ़ा, आप जब हमारे साथ लास्ट मौजूद थे, दैट वाज द मंथ ऑफ मे, और जब हमने उस वक्त इन्फ्लेशन आउटलुक की बात की थी तो हमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन और मीडियम टर्म में तकरीबन डबल डिजिट्स में नज़र आ रही थी। बट अभी जुलाई के जो CPI के नंबर्स आए हैं, तकरीबन 9.3% की इन्फ्लेशन आई है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपका इन्फ्लेशन पे क्या आउटलुक है? देखिए, हमारी जो नेक्स्ट ईयर की इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, इट्स 7.6%। एंड you're राइट दैट कुछ महीनों पहले वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद जो है इन्फ्लेशन जो डबल डिजिट्स क्रॉस कर जाएगा। बट फॉर्चुनेटली जैसे हमने देखा है कि एक सीज़ फायर को लेके और जो है पीस निगोशिएशंस जो है वो चल रही हैं बिटवीन US एंड ईरान, और जिसमें पाकिस्तान भी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। So that has helped cool off the pressure in the global energy markets, and जिसकी वजह से हमें देख रहे हैं कि जो oil prices है they have come considerably down। तो इसकी वजह से जो है obviously that has changed the outlook for inflation as well। सो आप ये बताएं कि यस योर इन्फ्लेशन आउटलुक इज़ अबाउट 6.7% फॉर FY27, और अगर आप देखें गवर्नमेंट की जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का तकरीबन 8% का है। डू यू थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स गोइंग फॉरवर्ड in at least this calendar year and in the next half of fiscal 27? श्योर। देखिए, I'll just हमारा जो आउटलुक है इट्स 7.6%, राइट, विच इज़ प्रिटी मच क्लोज टू जो IMF का भी फोकास्ट था इन मई, विच इज़ अबाउट 8.4%। एंड इवन बेस्ड ऑन दैट अगर हम देखें तो इस वक्त ऑब्वियसली द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ इन गुड पॉजिटिव टेरिटरी। एंड वी फोरसी के बाय जून अगर थिंग्स इसी तरह से रहती हैं और कोई एस्केलेशन फर्दर डाउन द लेन नहीं देखने को मिलती, और इन्फ्लेशन सॉर्ट ऑफ रिमेन्स एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, सो वी कैन एक्सपेक्ट अबाउट 200 basis points कट इन द पॉलिसी रेट बाय जून 2027। अच्छा मुस्तफ़ा, अगर हम इंटरेस्टिंगली एक स्टॉक की बात करें, स्पेशली फैसल बैंक देखें, उसका आई थिंक कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आया था, हमने ये देखा कि डिस्पाइट ऑफ फ्लैटिश प्रॉफिटेबिलिटी उसके स्पेशली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से सीक्वेंशली वो आई थिंक 12% की ग्रोथ थी कंपेयर टू अदर बैंक जहाँ में डिक्लाइन भी देखा। सो कैन यू हाईलाइट व्हाट वर द की रीजंस बिहाइंड दिस ग्रोथ इन द निम्स? देखिए, फर्स्टली तो ये कि इफ़ यू लुक एट द बैंक्स बुक्स, तो एक तो चीज़ जो हमें लगती है वो ये कि इन्होंने अपनी थोड़ी सी एलोकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की साइड पे बढ़ाई है। ऑब्वियसली वहाँ पे स्प्रेड्स थोड़े से बेहतर हैं कंपेयर टू लेंडिंग एट द करंट मार्केट रेट्स, तो वहाँ से उनको थोड़ा सा जो है बूस्ट मिला। इसके साथ साथ देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज़ आल्सो कम डाउन विद द बिल्डअप इन करंट अकाउंट्स। वो भी एक अच्छी एक ट्रिगर था विच हेल्प द स्प्रेड्स। एंड आई ऑल्सो थिंक के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम देखें तो दे हैड नेगेटिव कैरी ऑन देयर बोरोइंग पोजीशंस एज वेल। सो आई बिलीव कि वो भी टेपर ऑफ हो गया होगा इन द सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स, तो उससे भी जो है निम्स को थोड़ा सा बूस्ट मिला। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एंगल स्पेशली जो फैसल बैंक में लोग बात करते हैं वो इस्लामिक एंगल है। हमने देखा 2021 में फैसल बैंक फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक बना। हमने देखा है सिंस 2023 टू डेट जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो स्टैगरिंग 53% है इन द लास्ट 2 to 3 years। सो व्हाट्स योर आउटलुक स्पेसिफिकली हम अगर डिपॉजिट्स की बात करें, एंड डू यू थिंक कि जो इसकी पेस ऑफ ग्रोथ है डिपॉजिट्स में कैन इट कैन बी सिमिलर टू मीज़ान बैंक? अच्छा देखिए,
ऑब्वियसली फैसल बैंक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पोस्ट कन्वर्जन इनटू इस्लामिक in terms of deposits, yeah, that is phenomenal. Or I think that comes with the fact कि it's turned into a fully fledged Islamic bank. तो उसको उस तरह की growth जो है वो देखने को मिली है. At the same time, but if you look at the market share, तो जो प्री कन्वर्जन मार्केट शेयर था डिपॉजिट्स का बैंक का, अभी भी अगर आप उस नंबर को देखेंगे तो इट्स मोर और लेस द सेम. सो दैट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट कि जो है बैंक अपना डिपॉजिट्स का मार्केट शेयर जो है उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर सका जितना एब्सोल्यूट टर्म्स में उसके डिपॉजिट्स जो हैं ग्रो हुए हैं. सो दैट शोज़ के समवेयर दे हैव बीन लैगिंग बिहाइंड if you compare it with a behemoth like Mizan Bank, which already enjoys a very huge brand value in terms of its franchise, plus उसके पास जो है जो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जो सर्विसेज वो ऑफ़र करते हैं, प्लस जो उनका ब्रांच नेटवर्क है, जो रीच है, तो उन टर्म्स के अंदर आई थिंक दोनों बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. So I think that comparing them to at the moment I think is a bit premature. I think Faisal Bank it's still in its growth phase, and perhaps proper growth or more sustainable and better growth numbers are yet to come. So just giving you some color on deposits growth for this year and a couple of years ahead. We do foresee कि Faisal Bank के जो deposits है they'll continue to grow at a higher pace than the industry overall, by about a margin of 3 to 4%. तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू एड्रेस टू बोथ ऑफ यू मुस्तफ़ा एंड शहबाज, दैट अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें, तकरीबन फैसल बैंक का जो शेयर है इट इज़ ट्रेडिंग एट 1.3 टाइम्स इट्स बुक, एंड जिसकी अगर बुक वैल्यू देखें तकरीबन 76 रुपीज़ के करीब है. तो अगर हम इसकी अर्निंग्स की ट्रेजेक्ट्री और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से देखें तो आपका क्या ख्याल है कि फैसल बैंक जो इस वक्त वैल्यूएशन है, इज़ इट चीप, इज़ इट फेयरली वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड है? मुस्तफ़ा, आप पहले जिसका जवाब दे दें. Sure. I think at the current levels, हमारी भी जो फैसल बैंक की टारगेट प्राइस इज अबाउट 115 रुपीज़, राइट, विच मेक्स एन अपसाइड ऑफ अबाउट 14% फ्रॉम इट्स करंट प्राइस. तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से वन कैन से कि इट्स मोर लेस फेयरली वैल्यूड नाउ. तो वो चीज़ है. आई थिंक इसमें एक चीज़ जो मैं फैक्टर इन करने की है वो ये है कि how much the bank is able to translate the growth it's generating in its deposits and current accounts, कि जिससे वो अपने ROE को जो है going forward बेहतर करे. Because अगर ROE बैंक का बेहतर होगा तो obviously that will add to its valuation as well. अच्छा, आई थिंक आई एग्री विद मुस्तफ़ाज़ व्यू पॉइंट. अगर आप देखें स्पेशली इसका ROE देखें तकरीबन 19% है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम ले लें तकरीबन 18-19% ले लें, तो जो उसका फेयर वैल्यू मल्टीपल बनता है तकरीबन 1 टाइम्स बनता है. तो अगर ये फ़िलहाल अगर ट्रेड कर रहा है अबाउट 1.3 टाइम्स, तो मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है. बट अगर आप इसको देखें कि अगर लास्ट क्वार्टर इसकी जो अर्निंग तकरीबन 3.5-4 रुपये की है, अगर 3.5 रुपये का रन रेट लगा लें और इसको आप एनालाइज़ कर दें, तकरीबन 14-15 रुपये का इसकी प्राइस पूरी साल की अर्निंग बनती है. तो बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मुझे लगता है कि इस ट्रेडिंग लिटिल ऑन अ चीपर साइड. मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप मार्केट का मल्टीपल देखें तो तकरीबन 8.5 टाइम्स है, एंड कंपेयरिंग टू मार्केट मल्टीपल और इसका जो मल्टीपल 6-7 टाइम्स है, तो वहाँ कुछ गुंजाइश लगती है. सो माई टेक ऑन द वैल्यूएशन साइड यही है कि येस, इस फिलहाल स्टॉक फेयरली वैल्यूड है. आई थिंक एक और इशू स्टॉक के साथ जो मुझे समझ आती है वो रिगार्डिंग इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है. व्हेन यू कंपेयर अदर बिग बैंक्स एंड इवन इस्लामिक बैंक, स्पेशली मीज़ान बैंक, तो कैपिटल एडिक्वेसी ऑन द हायर साइड है. व्हेन इट कम्स टू फैसल बैंक तो उसका आई थिंक कैपिटल एडिक्वेसी तकरीबन ओनली 14% है, और इसका जहाँ पे आउट है तकरीबन वो भी हम देख रहे हैं 45-50% है. सो आई थिंक यहाँ अगर ये चीज़ है, येस, इफ़ फैसल बैंक कंटिन्यूज़ टू ग्रो इट डिपॉजिट स्पेशली करंट अकाउंट के फॉर्म में, सो वहाँ हम कुछ देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग ग्रोथ होगी वो बेहतर होगी. और फिलहाल मेरा ये स्टांस है कि मार्केट में इससे बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल है. सो माई टेक ऑन फैसल बैंक करंटली इज़ इट्स फेयरली वैल्यूड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पे आउट के हवाले से, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर्स का जो मेन पर्पस जनरली यही होता है कि पे आउट कितना है. अगर हम फैसल बैंक को देखें तो तकरीबन 6 to 7 रुपीज़ का पेइंग चल रहा है, विद अ रेशियो ऑफ अराउंड अबाउट 50%. तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का सवाल यही है कि यहाँ पे आपको क्या लगता है मुस्तफ़ा कि यहाँ पे रूम है टू एक्चुअली इंक्रीज द पे आउट रेशियो, और एक्चुअली द बैंक इज एक्चुअली होल्डिंग बैक कैपिटल टू फंड फर्दर ग्रोथ? I think we don't foresee in the near term के जो बैंक का पे आउट है in absolute terms it will increase.
एंड उसके दो रीजंस है। फर्स्टली तो ये कि बैंक जो भी अर्निंग्स बैंक की है, ऑब्वियसली देर इनसफिशिएंट टू एक्चुअली कवर इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुली। इसी वजह से आप ये देखें कि ऑल्दो बैंक इट्स कंप्लाइंट विद द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स, उसमें कोई इशू नहीं है, बट ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो 14% इज़ अ वेरी it doesn't give that much of buffer for the bank to go aggressive on growth. इसीलिए अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो है बैंक ने एक सुकूक इशू किया है 7 बिलियन का टियर 2 इंस्ट्रूमेंट, तो उसको भी अगर हम फैक्टर इन कर दें तो उसका इम्पैक्ट अगर हम ले लें तो कार बैंक का वुड कम टू अबाउट 15% एट द करंट लेवल्स। तो ये एक चीज़ है। बट जैसे अर्निंग्स की अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर में बैंक की जो इतनी अच्छी अर्निंग्स आई थी उसका एक बड़ा एलिमेंट जो था वो कैपिटल गेंस का था, राइट। दैट वाज मिसिंग इन सेकंड क्वार्टर, जिसकी वजह से जो बैंक ने अपने स्प्रेड में जो बेहतरी दिखाई तो दैट गॉट सेट ऑफ बाय द रिडक्शन इन इट्स नॉन फंडेड इनकम। तो ये चीज़ें जो है ना हैंड इन हैंड चल रही है, एंड आई थिंक बैंक को जो है किसी एक एरिया में या आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं करना। दे वुड हैव टू इंश्योर दैट देयर एंटायर फ्रेंचाइज इज एक्चुअली परफॉर्मिंग बोथ ऑन देयर कोर साइड एज वेल एज द नॉन फंडेड साइड, तभी जो है बैंक सस्टेनेबल अर्निंग्स दिखा सकेगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखें इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी काफ़ी हाई है, गिवन जिस तरह की अर्निंग्स बैंक की है। आई थिंक वहाँ पे भी दे कैन वर्क, और वहाँ भी उसको जो उस रेशियो को भी नीचे लाया जा सकता है। करंटली इज़ अबाउट 61%, विच इज़ मोर और लेस सिमिलर टू मीज़ान। आई थिंक मीज़ान का इनसे और कम है, इट्स अराउंड 58-59%। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो रूम कि जहाँ बैंक जो है थोड़ा सा अपनी अर्निंग्स को बेहतर बना सकता है, और जितनी बेहतर अर्निंग्स होगी उतनी ज़्यादा उसकी पे आउट एबिलिटी जो है गोइंग फॉरवर्ड वो इम्प्रूव होगी। मुस्तफ़ा, अगर हम स्पेशली यहाँ रिटर्न इक्विटी की बात करें व्हेन इट कम्स टू फैसल बैंक, तो तकरीबन करंट जो इसकी अर्निंग्स है उस पर 18 से 19% का प्राइस अर्निंग मल्टीपल बनता है कंपेयर टू मीज़ान बैंक जिसका आरओई तकरीबन 30% प्लस है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट रिटर्न इक्विटी, तो उसका क्या सस्टेनेबल आरओई होना चाहिए जिसकी वजह से जब हम इसका प्राइस टू बुक जो मल्टीपल 1.3 टाइम्स देख रहे हैं वो रीरेट होकर तकरीबन 2 टाइम्स की तरफ चला जाए? देखिए इस सेंस के अंदर ऑब्वियसली मीज़ान तो है, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे 19% आई थिंक बेस्ड ऑन द फैक्ट के इट्स ऑपरेटिंग एज अंडर द इस्लामिक सॉर्ट ऑफ विंडो, बेसिकली एक इस्लामिक अम्ब्रेला के अंदर ऑपरेट कर रहा है बैंक। सो आई थिंक द ROE शुड बी अ सस्टेनेबल ROE शुड बी अराउंड मे बी mid-20s would be a good number for the bank to achieve, or obviously that will then also translate into its valuation as well. अच्छा, ना मूविंग एट फ्रॉम फेस्टिवल में अगर हम जनरल मार्केट की बात करें, जैसे जो जुलाई के नंबर्स हैं तकरीबन वी हैव अराउंड अबाउट 23,000 न्यू इन्वेस्टर्स, और पिछले अगर हम 4 साल का डेटा देखें तो तकरीबन 121% की ग्रोथ आई इन टर्म्स ऑफ द न्यू इन्वेस्टर्स एंटरिंग द मार्केट। तकरीबन 6 लाख को ये फिगर क्रॉस कर गया है। आपका क्या ख्याल है कि आप इस फिगर को अगले 2 साल में कहाँ जाता हुआ फोरसी करते हैं? और आपसे मेरा ये भी सवाल है कि इतनी ये जो एक ब्रॉडनिंग रिटेल बेस है, ये मार्केट की ग्रोथ के हवाले से आपका इस पे क्या ख्याल है? I think this is a very good achievement, I think, and credit should be given, to the stock exchange and other regulators, जो कि market की जो awareness है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, and they're also trying to come up with products and means जिससे accessibility को बेहतर बनाया जा रहा है, and इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है इस चीज़ को कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मार्केट में आए और इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें रीजनल कंट्रीज से, तो पाकिस्तान के अंदर जो रिटेल बेस है कंपेयर टू व्हाट आवर पॉपुलेशन इज़, तो वो तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, एंड दैट इज़ व्हाई देयर इज़ रूम फॉर लिटरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। So I won't be surprised to see this number reach a couple of million or even more over the span of next 2 years, because you see market participants along with the regulator, even the brokers and everybody, इसी के साथ साथ जो आपके asset managers हैं, so I think everybody is working very hard to increase accessibility and to try to bring on board more and more retail investors, बिकॉज फ्यूचर में जो ग्रोथ है आपकी मार्केट की वो इसी सेगमेंट में लाया करती है। बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में जिनसे जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वुड पार्टिसिपेट इन द मार्केट, देर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग, देर ऑलरेडी प्लेइंग देयर रोल फॉर मैनी ईयर्स।
आई थिंक नाउ इट्स टाइम के जो हमारा रिटेल बेस है, जो हमारी एक अच्छी एक मिडिल क्लास, जो हमारे एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारी जो यंग जनरेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, विच इज़ आई थिंक कंपोजेस द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन राइट नाउ। तो ये ऐसे लोग हैं कि जिनको हमें डेफिनेटली टैप करना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ बीइंग मेड ऑन दिस एंड, and market itself alhamdulillah is doing very well, returns are good, our economy is doing very well, there's political stability in the country, so काफ़ी सारे अच्छे factors हैं which are all playing their role, and we would continue to make this market attractive, and that is why I see कि जो retail base है it would continue to grow like this। तो मुस्तफ़ा ये देखें कि जो आप स्पेशली अगर हम इंडेक्स की बात करें, मार्केट इंडेक्स की तकरीबन 180,000 की इंडेक्स है, हम देखा ऑल टाइम मार्केट हाई भी तकरीबन 189,000 का लेवल था। सो टेक इनटू कंसिडरेशन द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अदर फैक्टर्स, स्पेशली इन द नियर टर्म, आपका क्या आउटलुक है मार्केट के हवाले से, और आपको क्या लगती है कि दिसंबर एंड में इंडेक्स लेवल कहाँ तक जा सकता है? देखिए करंटली जो है मार्केट इज़ इन सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज़, एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है आपकी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एंड फॉर्चुनेटली दैट इज़ नाउ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी आर वेरी होपफुल कि वहाँ पे मैटर्स जो हैं दे विल रिजॉल्व सून, एंड दे विल बी मोर क्लैरिटी ऑन द आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड। इसको मद्देनज़र रखते हुए, एंड पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक ट्रिजेक्ट्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट के इट वुड बी वेरी सेफ टू अज्यूम के बाय डिसम्बर एंड वी शुड सी अनदर 10 to 15% जंप इन द मार्केट। ओके मुझसे दिस इज़ द क्वेश्चन आवर व्यूअर्स एक्चुअली वेट फॉर, और हम हर एनालिस्ट से ये पूछते हैं कि अगर आज की मार्केट देखी जाए एंड इफ वी एक्चुअली वे द वैल्यूएशंस अगेंस्ट द रिस्क, सो एज एन इन्वेस्टर व्हाट आर योर टॉप पिक्स? श्योर, देखिए टॉप पिक्स आई विल जस्ट टेक यू लाइक, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं इन द सेंस के सेक्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो वी डू सी के मार्केट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर और उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है दे शुड परफॉर्म। इसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें टेक्सटाइल है, फार्मा वगैरह है, आईटी सेक्टर है, दैट शुड आल्सो परफॉर्म। तो इसी के साथ साथ यू हैव रिफाइनरीज, ऑटो सेक्टर भी है, तो वीर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन दीज स्टॉक्स, और जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी अपसाइड ज़्यादा है कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल हैवी वेट सेक्टर्स। दैट सेड वी डू सी कि जैसे बैंक्स की अगर बात कर लें तो बैंक्स में जो माई टॉपिक वुड बी बैंक अल-फलाह, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब एंड HBL। इसी तरह ENPs में आ जाएं तो मारीज आर टॉपिक अलॉन्ग विद OGDC। फर्टिलाइज़र में वी बैकिंग FFC, ठीक है। फिर सिक्लिकल्स का जैसे मैंने आपको बताया तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आप सीमेंट में यू कुड लुक एट DG खान, मेपल लीफ, लकी है, सही है। इसी के साथ साथ ऑटोज़ में आ जाएं तो ऑटोज़ में थ्रू आउट वी आर बुलिश ऑन द एंटायर सेक्टर। प्लस ये कि रिफाइनरी सेक्टर इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पे अभी रिसेंटली वैल्यूएशंस जो है विच हैव सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टू अनलॉक, जो गवर्नमेंट ने अभी रिफाइनरी पॉलिसी को जो अप्रूव किया है, और जिस तरह के अभी on a fundamental basis also things have improved for them because their margins are very high right now due to the global dynamics। तो earnings में भी बेहतरी आ रही है, प्लस ये कि आगे जाके भी जो है we see upside in these stocks because जो upgradation projects हैं that would definitely add a lot of value to these stocks and that is something of a national priority as well। इसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर को भी हम देख सकते हैं। यू कैन लुक एट इंटरलूप, दैट इज़ आवर टॉपिक इन दैट सेक्टर। एंड जस्ट सर्कलिंग बैक टू रिफाइनरीज में हमारी टॉपिक इज़ PRL एंड सिनर्जी। थैंक यू मुस्तफ़ा, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के कुछ अहम इवेंट्स की तरफ। मंडे को ऑटो सेल्स का डेटा आएगा, ट्यूसडे को फौजी सीमेंट और अटक सीमेंट के फुल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे। वेंसडे को सेंचुरी पेपर बोर्ड के फुल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे। थर्सडे को फॉरेक्स डेटा आएगा, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के फर्स्ट हाफ फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट होगी। PIA होल्डिंग्स के सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी, और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और एंग्रो पॉलीमर्स लिमिटेड के फर्स्ट हाफ फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाएगा। फ्राइडे को पब्लिक हॉलीडे होगी ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब हम नजर डालते हैं उन कंपनीज पर जिनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड अगले हफ्ते में आएगी। ये वो डेट है जिसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिविडेंड को अवेल नहीं कर सकेंगे।
एंग्रो पावरजेन कादरपुर जिन्होंने ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 10 अगस्त 2026। अस्करी बैंक जिन्होंने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द पे आउट इज 11 अगस्त 2026। बैंक अल फला जिन्होंने ₹1.5 का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द पे आउट इज 11 अगस्त 2026। पाकिस्तान टोबैको जिन्होंने ₹35 का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द पे आउट इज 12 अगस्त 2026। हबीब बैंक लिमिटेड जिन्होंने ₹6 का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द पे आउट इज 12 अगस्त 2026। अब हम चलते हैं चेस सिक्योरिटी स्कैंडल टॉक की तरफ। स्कैंडल टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील अहमद, ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू मोइज फॉर इनवाइटिंग मी। शर्जील, अगर हम KC 100 इंडेक्स की बात करें तो इस हफ्ते हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी। इनफैक्ट 178,000 के जो लेवल्स थे जिनको बड़ा क्रिटिकल मार्क किया जा रहा था, उनको मार्केट ने ब्रेक किया एंड इट सस्टेन अराउंड लेवल्स अबव 180,000। तो जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है वो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से क्या कहता है? बिल्कुल, ये हफ्ता मार्केट के लिए ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहा। हमने देखा कि जो हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट की एक क्रूशियल रेजिस्टेंस थी एट 178,500 से 179,000 के लेवल्स के करीब। इनफैक्ट उसको मार्केट ने इस हफ्ते जो है वो ब्रीच करा। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो मार्केट ने जब 178,500 के लेवल्स को ब्रीच करा तो उसके बाद हमने फिर मार्केट में एक अच्छी एक्टिविटी देखी। मार्केट क्लोज्ड द वीक अराउंड 182,000 के लेवल्स ऑलमोस्ट। हमने ये देखा इस हफ्ते कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन थी जिसका ब्रेकआउट भी एग्जैक्टली 178,500 के लेवल्स के करीब ही हुआ, जिसके इनिशियल टारगेट लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 184,000 which are initial projections theoretically, and the final target levels are expected to be around 188,000। तो ओवरऑल हमने देखा कि मार्केट में ना सिर्फ एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, मार्केट ने अपनी इस 2 वीक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, बल्कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की भी जो है वो हमने बुलिश रिवर्सल पैटर्न का भी हमने जो है वो ब्रेकआउट देखा, जिसके बाद मार्केट में हमने सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखी। तो ओवरऑल व्यू तो यही रहेगा कि मार्केट की जो एक रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई करी थी 182,000 के लेवल्स के करीब, ये इसका एक इनिशियल लेवल है। हमने देखा कि मार्केट ने थर्सडे को जब ये हाई लगाया तो उसके बाद हमने फ्राइडे के सेशन में रिस्पेक्टिवली जो है वो कंसोलिडेशन देखी। वंस इट ब्रेक्स एंड सेटल्स अबव 182,000 द नेक्स्ट वीक, तो हम देख सकते हैं कि ये 186 टू 188,000 की रेंज को जो है वो टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे ये अपने प्रीवियस गैप को भी फिल कर सकता है। टुवर्ड्स द डाउनसाइड, हाउएवर, अगर कोई भी मार्केट में करेक्शन आती है तो इट वुड बी गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मार्केट। उस सूरत में मार्केट की जो एक इनिशियल सपोर्ट रहेगी वो 178,500 के लेवल्स के करीब रहेगी, जहां पे एग्जैक्टली अपने इस ब्रेकआउट लेवल को ये रिटेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट इसमें जो हमने थर्सडे के सेशन की अपसाइड के साथ जो एक गैप बनता हुआ देखा था, उस गैप की गैप फिलिंग भी हो सकती है। तो ओवरऑल व्यू, लुकिंग एट द इंडिकेटर्स एंड लुकिंग एट ओवरऑल प्राइस एक्शन, मार्केट का अगले हफ्ते जो है वो तेजी का ही बनता है। शर्जील, अगर हम एक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, स्पेशली OGDC में देखिए रिसेंटली स्पेशली ENP कंपनी इतनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। हमने देखा लास्ट वीक मार्केट 3% प्लस थी, इस हफ्ते भी 3% प्लस थी, डिस्पाइट ऑफ आई थिंक रीसेंट डिस्कवरीज। सो टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको OGDC के बारे में? बिल्कुल, आई थिंक OG में हमने एक चीज़ अच्छी ये देखी है, डिस्पाइट हमने ये देखा कि इसके अंदर कंसोलिडेशन रही। एक चीज़ इसमें अच्छी ये थी कि इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स लो। हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर था ओवरऑल, अगर आप चार्ट्स में मूव करें तो इसने अपने लोज ब्रेक नहीं करे प्रीवियस। इनफैक्ट हमने देखा कि इसने यहीं पे अपने प्रीवियस लो के करीब ऑलमोस्ट 310 से 313 की रेंज में एक बेस डिफाइन कर लिया, जहां पे ये अपने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस ओवरऑल बेस की क्रिएशन है, डिस्पाइट मार्केट इस दौरान नेगेटिव भी हुई, बट इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा। ये ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर के लिए जो है वो काफ़ी हेल्दी लगता है। तो व्यू तो इसमें यही रहेगा कि अगर इसी पर्टिकुलर लेवल के करीब ये सस्टेन करता रहता है, अपनी बेस को मेंटेन करता हुआ चलता है, तो इसके अंदर हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, जिस सूरत में जो इसका इनिशियल टारगेट लेवल रहेगा दैट विल बी अराउंड 337 बाय द वे एक सिग्निफिकेंट लेवल है, क्योंकि हमने देखा था कि जब जनवरी के मंथ में इसने टॉप लगाया था और रिजेक्शन ली थी, तो फिर वहां से एक बड़ी करेक्शन जो है वो अनलॉक हुई थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जब ये रिकवर करा था इन द मंथ ऑफ में, इन्हीं पर्टिकुलर लेवल्स की करीब जो है वो ये आके इसने अपने जो तेजी का जो मोमेंटम था वो थोड़ा फेड हुआ था, उसके अंदर हमने एक रिट्रेसमेंट देखी थी। तो आई थिंक 337.10 टू बी प्रिसाइज वुड एक्ट एज अ इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट लेवल। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये टारगेट कर सकते हैं कि ये 348 के करीब जो इसका प्रीवियस हाई था उसको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, स्पेशली हबीब बैंक लिमिटेड, हम देख रहे हैं इसकी जो प्राइस टू बुक है तकरीबन ट्रेडिंग बिलो प्राइस टू बुक ऑफ 1 टाइम्स,
बट टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको अबाउट दिस बैंक? बिल्कुल हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एचबीएल में मेनली हम रेंज प्ले देख रहे हैं, और वो जो रेंज प्ले था इसमें वो उसमें टुवर्ड्स द डाउन साइड हम ये देखते थे कि ये 290 280 के लेवल्स के करीब अपने बॉटम्स डिफाइन करता था, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड हम देखते थे कि ये 320 के करीब यूजुअली इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती थी, और फिर वहां से हम इसमें एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट देखते थे जहाँ पे ये अपनी अगेन लोअर पार्ट ऑफ द रेंज को टेस्ट करता था, और वहाँ पे ऑब्वियसली हम बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखते थे। इस दफा हमने ये देखा कि इसने एग्जैक्टली 390 के लेवल्स के करीब से बाउंस बैक लिया और इसने अप्रोच करा 320 के लेवल्स को, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लास्ट फ्यू वीक्स हमने देखा कि इसने डेली एज वेल एज वीकली टाइम फ्रेम्स पे इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज करा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इफ इट सस्टेन्स अबव 320 एंड व्हाट वुड बी इवन बेटर, और ज़्यादा बेहतर इसमें ये हो सकता है कि इसमें जो राइजिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन है उसका टॉप है 326 के लेवल्स के करीब। तो अगर ये 326 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है यहाँ से, तो जो हमारे प्रीवियस टारगेट लेवल से एट 338 आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 320 वो हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, और इनफैक्ट एक्सटेंडेड टारगेट लेवल्स ऑफ 360 वुड आल्सो कम इनटू प्ले। अरे शर्जील, अगर हम यूबीएल की बात करें, दे ऑल्सो अनाउंस देयर पे आउट, और हमें देखा कि पिछले कुछ एक महीने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट आए, तो टेक्निकल साइड क्या बताती है यूबीएल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से? बिल्कुल आई थिंक इसमें यूबीएल में काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। हमने देखा कि इसने काफ़ी एग्रेसिवली रिकवर करा फ्रॉम द बॉटम ऑफ ऑलमोस्ट 300। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 475 के लेवल्स। अगर हम चार्ट्स में मूव करें और हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाएं, तो हम ये वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर देख रहे हैं कि इसमें एक मेजर ब्रेकआउट लगा था ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एट 475 480 के लेवल्स बैक इन जुलाई, स्टार्ट ऑफ जुलाई में। तो उसके बाद से फिर हम देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट लगने के बाद सॉर्ट ऑफ ये फेक ब्रेकआउट था या ये पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन में चला गया, ये हम व्यू बना सकते हैं। तो इसमें हम अगर आप देखें तो इसी ब्रेकआउट लेवल के करीब, इसी ट्रेंड लाइन के करीब ये होवर कर रहा है, इनफैक्ट कंसोलिडेट कर रहा है, और इसमें जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट नजर आती है वो 462 के लेवल्स के करीब नजर आती है। तो बाय ऑन डेप पर्सपेक्टिव से ये एक की सपोर्ट लेवल हो सकता है फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन। टुवर्ड्स द अपसाइड हम ये देख रहे हैं कि 481 लास्ट 2 वीक से इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस, इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। 481 गोइंग फॉरवर्ड वुड बी अ ब्रेकआउट लेवल एज वेल, so we can keep an eye on this particular level. If this particular level breaks, then we can see an extension towards 496 initially, followed by 520 from trading perspective. क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज का हम फायदा ऐसे उठा सकते हैं कि या तो हम इसको इस रेंज के बॉटम के करीब एक्यूमुलेट करें, या तो फिर हम टारगेट करें कि अगर ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम से फायदा उठाते हुए जो इसके टारगेट लेवल्स हैं उनको टारगेट करें। थैंक यू शर्जील, और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, अगर हम केसी 100 इंडेक्स के इस हफ्ते की परफॉर्मेंस देखें, हमने देखा कि ऑन द प्रेमिस ऑफ ईजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट में बड़ी अच्छी ट्रेड लेवल्स देखेगा इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स, और जो हमने देखा कि वैल्यूएशंस भी बड़ी अच्छी हैं। तो आपका क्या टेक है मार्केट के जो प्रेजेंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है एंड फ्यूचर आउटलुक पे? आप देखिए, इस हफ्ते मार्केट 3% बढ़ी, पिछले हफ्ते ये मार्केट 3% बढ़ी है। अगर आप मेरे से अगले हफ्ते का व्यू पूछेंगे, मुझे मार्केट पॉजिटिव ही लग रही है, बिकॉज डिस्पाइट आई थिंक द मेजर ट्रिगर फॉर द मार्केट विल रिमेन जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो हमने देखा लास्ट वीक जो थोड़ी सी रिड्यूस हुई, अगर मजीद रिड्यूस होती हैं, और ये भी देखा कि जो ऑयल प्राइसेस लास्ट वीक 10% की कमी हमने देखी, तो वही आई थिंक मेन ट्रिगर रहेगा ऑन द मार्केट ओवरऑल। बट ये भी है इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट वीक काफ़ी रिजल्ट्स भी हैं, तो वहाँ भी इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, और जो रिजल्ट्स अबव एक्सपेक्टेशंस आएँ और जिनकी वैल्यूएशन अच्छी लेवल पर ट्रेड हो रही है, वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मुझे ओवरऑल मार्केट आई थिंक इस लेवल पे काफ़ी डिसेंट लग रही है। अगर आप देखें करंट जो वैल्यूएशन मार्केट की तकरीबन 8 टाइम्स मल्टीपल है, सो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से 6-8% बढ़ती है, सो वहाँ मैं एडवाइस करूँगा इन्वेस्टर्स को वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बिकॉज इन द नियर टर्म लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी। आप उसी स्टॉक्स में काम करें जिसमें ओवरऑल एकदम वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और डिविडेंड यील्ड्स भी काफ़ी डिसेंट है, और उन स्टॉक्स को अवॉइड करें जो लेस अट्रैक्टिव हैं और स्पेशली इलिक्विड भी है।
शहबाज, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो हमने देखा है जो फॉरेन इन्फ्लोज दे कंटिन्यू स्पेसिफिकली इनटू बैंक्स. सो व्हाट आर द स्पेसिफिक स्टॉक्स दैट इन्वेस्टर्स शुड वॉच आउट फॉर? और हमारे कमेंट सेक्शन में आया था कि कुछ अगर आप शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स के बारे में बात करें जो आप रेकमेंड करते नहीं, हैं. स्पेशली अगर आप देखें, येस वी ऑलवेज रेकमेंड कि ब्लू चिप्स में काम करें जिनकी अच्छी वैल्यूएशन है. ये मतलब है ट्रेडिंग एट लेस अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो. और हम स्पेशली हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्टेड ऑफ सीइंग कि पिछले 12 महीने का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या, हमें ये देखना है फॉरवर्ड अर्निंग्स आउटलुक है. कोई बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि पिछले 12 महीने में उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हो, बट उसका जो फॉरवर्ड आउटलुक हो वो डिफरेंट रीजन वो थोड़ा सा बेयरिश हो. सो जहाँ तक आप में शरिया कंप्लायंस की स्टॉक्स की बात करें, सो काफ़ी इस तरह के स्टॉक्स हैं जो अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं. अगर मैं स्टॉक्स सीमेंट स्पेसिफिक बात करूँ तो आई थिंक इस लेवल पे DGKC एक अच्छा लेवल है. ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव एंटाइसिंग वैल्यूएशंस. चिराग सीमेंट है. एंग्रो होल्डिंग पे अगर देखें वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है. नेशनल फूड्स एक अच्छा स्टॉक है इस लेवल पे. उसके अलावा आप देखें GlaxoSmithKline है. और अगर अदर दैन कोई शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स की मैं बात करूँ, जो स्पेशली बैंक्स की बात करूँ, तो इस लेवल में मुझे नेशनल बैंक अच्छा लग रहा है, बैंक गल्फ अच्छा लग रहा है अमंग्स मैनी अदर स्टॉक्स. थैंक यू शहबाज. दैट्स इट फॉर टुडे शो. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ लवली वीकेंड. अल्लाह हाफिज़.